सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश कई महत्वपूर्ण और कई उपयोगी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। किंतु उस स्थिति को क्या कहते हैं जब आवेश गतिमान हो जाते हैं? गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। आइए आवेशों की गति से संबंधित दो चित्रों पर एक नजर डालते हैं। यह चित्र तड़ित या आकाशीय बिजली का है और दूसरा चित्र एक प्रकाशित टॉर्च का है। इन दोनों ही दशाओं में आवेश गतिमान है, किंतु आवेशों की गति में एक अंतर है। क्या आप ये अंतर बता सकते हैं? वास्तव में तड़ित में विद्युत आवेशों का प्रवाह स्थायी नहीं होता है। यदि यह स्थायी होता तो आकाशीय बिजली की चमक स्थिर बनी रहती। दूसरी ओर एक चमकते हुए बल्ब में विद्युत आवेशों का प्रवाह स्थायी बना रहता है, जो इसके निरंतर एक समान प्रकाश से स्पष्ट है। आज हम आवेशों के स्थायी प्रवाह से संबंधित कुछ मूलभूत नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए कि बोर्ड के समानांतर क्षैतिज दिशा में आवेशों का प्रवाह हो रहा है और इन आवेशों के प्रवाह से लंबवत एक लघु क्षेत्रफल स्थित है। यदि किसी समय t में क्षेत्र से प्रवाहित नेट अग्रगामी आवेश q बराबर q प्लस और q माइनस का अंतर है, तब I बराबर q बटे t यह अग्रगामी दिशा में प्रवाहित धारा को परिभाषित करता है। यदि q ऋणात्मक हो तो यह संकेत होगा कि धारा अग्रगामी दिशा में होने के बजाय पश्चगामी दिशा में बह रही है। इसकी इकाई एम्पियर है, जिसे कैपिटल A से निरूपित किया जाता है। यदि विद्युत आवेशों का प्रवाह स्थायी नहीं है, इसका अर्थ होगा कि धारा परिवर्तित हो रही होगी। तो व्यापक रूप में धारा का व्यंजक इस तरह से दिया जाता है। यह व्यंजक है I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T समय है और यह शून्य की ओर प्रवृत्त है। लिमिट डेल्टा T शून्य की ओर प्रवृत्त। तो अब तक हमने क्या सीखा? स्थायी प्रवाह के लिए धारा का व्यंजक है I बराबर Q बटे T और अस्थायी प्रवाह के लिए यह व्यंजक हो जाता है I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T, जहां समय डेल्टा T शून्य की ओर प्रवृत्त है। धारा की इकाई एम्पियर है, जिसे कैपिटल A से निरूपित किया जाता है। यहां पर आपके लिए कार्य है। आपको खोजना है कि घरेलू वैद्युत साधित्रों में धारा का मान कितना होता है। इसके अतिरिक्त आप यह भी जानने का प्रयास कर सकते हैं कि किसी औसत तड़ित में प्रवाहित धारा कितनी होती है, और यह जानकारी भी आपके लिए काफ़ी रोचक होगी यदि आप खोजें कि शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान कितना होता है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता कैसे है। यदि कोई विद्युत आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो यह विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग पर आगे बढ़ेगा और इस तरह विद्युत धारा में योगदान देगा। लेकिन अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध रहते हैं, लेकिन यह केवल अकेले अणु या परमाणु के लिए होता है। स्थूल पदार्थ में, जहां अनेक परमाणु और अणु एक साथ रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक से जुड़ा हुआ नहीं रहता। जैसा आप तीसरे बिंदु में देख सकते हैं, कुछ पदार्थों में, विशेषकर धातुओं में, इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र रहते हैं और इन पदार्थों में, जिन्हें चालक कहते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन गति करके विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं? धातुओं के लिए इसका उत्तर हाँ है, पर विद्युत अपघटनी विलयनों में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों के प्रवाह से धारा का निर्माण होता है। हमारी चर्चा में हम ठोस धातु चालकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां विद्युत प्रवाह बनाने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं
जहां कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इलेक्ट्रॉन तापीय गति करते समय आबद्ध आयनों से संघट्ट करते हैं और संघट्ट के पश्चात उनकी गति की दिशा यादृच्छिक होती है। इस प्रकार यदि इस यादृच्छिक रूप से गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के समूह में हम किसी लंबवत क्षेत्रफल की कल्पना करें तो उससे प्रवाहित आवेश किसी समय में शून्य ही रहेगा और इस प्रकार ये आवेश तापीय गति करने के बाद भी विद्युत धारा का निर्माण नहीं करेंगे और नेट विद्युत धारा नहीं होगी। आइए अब हम यह देखें कि इस प्रकार के चालक को यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होता है। अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए एक बेलनाकार चालक की कल्पना कीजिए और इस बेलनाकार चालक के दोनों वृत्ताकार सिरों पर परावैद्युत की दो डिस्क जोड़ दी गई हैं, जिनमें से एक डिस्क पर आवेश -q और दूसरी डिस्क पर आवेश +q है। ये दोनों आवेश मिलकर दाईं दिशा में एक विद्युत क्षेत्र E का निर्माण कर रहे हैं। इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे और जब तक वो इसके आवेश को निरावेशित नहीं कर देते तब तक वो चलते रहेंगे। निरावेशित हो जाने के बाद आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा और इस प्रकार धारा भी रुक जाएगी। इस प्रकार यह धारा अत्यंत अल्प समय के लिए बहेगी। अब प्रश्न यह है कि हम निरंतर विद्युत धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक स्थायी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रयुक्त होगी और ऐसी युक्ति है विद्युत सेल या एक विद्युत बैटरी। अच्छा, धाराओं के प्रवाह के संबंध में एक आधारभूत नियम है। इस नियम को जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम पर इसे ओम का नियम कहा जाता है। आइए ओम का नियम समझ लें कि ये क्या है। एक चालक की परिकल्पना कीजिए जिससे धारा I प्रवाहित हो रही हो और मान लीजिए V चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है। तब ओम के नियम के अनुसार V अनुक्रमानुपाती होगा विद्युत धारा के। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि V बराबर RI। यहां पर R एक स्थिरांक है और यह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, इसका प्रतीक है ओमेगा और प्रतिरोध निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से पहला कारक है चालक का पदार्थ और दूसरा कारक है चालक का विस्तार, अर्थात उसकी लंबाई और उसका क्षेत्रफल। प्रतिरोध की चालक के विस्तार पर निर्भरता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आइए इसके लिए हम इस व्यंजक पर एक नजर डालते हैं। यहां पर हमने कल्पना की है कि एक सिल्ली है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा जिसकी लंबाई l है। यदि सिल्ली से प्रवाहित धारा I हो एवं विभवांतर V हो तो इसका प्रतिरोध ओम के नियम द्वारा R बराबर V बटे I से दिया जाएगा। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि इसी प्रकार की दो सिल्लियों को जोड़कर रख दिया गया है जिससे कुल लंबाई L जमा L 2L हो गई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अभी भी A ही बना रहा है। धारा I प्रवाहित होने पर संयोजन का विभवांतर 2V होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों सिल्लियों से V और V विभवांतर बना रहेगा। अतः संयोजन का प्रतिरोध RC, यहां पर C कॉम्बिनेशन को निरूपित कर रहा है, अतः संयोजन का प्रतिरोध RC बराबर 2V बटे I होगा। यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना हम करें, R बराबर V बटे I और RC बराबर 2V बटे I, तो हम पाते हैं कि RC बराबर 2R। इसका अर्थ यह हुआ कि चालक की लंबाई दोगुनी करने पर इसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। आइए अब प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता समझ लेते हैं। इसके लिए एक सिल्ली की कल्पना कीजिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा जिसकी लंबाई L है। यदि इसके सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर V हो और धारा प्रवाहित I हो तो पूरी सिल्ली का प्रतिरोध RC बराबर V बटे I से दिया जाएगा।
अब कल्पना कीजिए कि इस सिल्ली को दो बराबर भागों में काट दिया गया है। इस प्रकार कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a/2 और a/2 हो गए हैं, जबकि लंबाई अभी भी l ही बनी रही है। अब यदि इसके सिरों के बीच में विभवांतर v आरोपित किया जाए तो हम समझ सकते हैं कि आधी सिल्ली से प्रवाहित धारा मात्र I/2 होगी। अतः आधी सिल्ली का प्रतिरोध R ओम के नियम के अनुसार V/I/2 होगा। इन दोनों समीकरणों की तुलना अगर हम करें तो हम पाएंगे कि R बराबर 2 गुना RC हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापक रूप में प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं। इन दोनों समीकरणों के संयोजन से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? समीकरणें हैं R समानुपाती L तथा R व्युत्क्रमानुपाती A। इनके संयोजन से हमें प्राप्त होता है R समानुपाती L/A या R बराबर रो L/A। यहाँ पर रो एक स्थिरांक है जो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी इकाई ओम मीटर होती है। ओम के नियमानुसार V बराबर IR, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि R बराबर रो L/A भी एक व्यंजक है। यदि इन दोनों व्यंजकों को मिलाया जाए तो हमें प्राप्त होगा V बराबर रो I/L/A। यहाँ पर I/A एक नई राशि है जिसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से निरूपित किया जाता है और इसकी परिभाषा हम यूं दे सकते हैं कि विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्र, जबकि क्षेत्र धारा के अभिलंबवत लिया गया हो, को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके अतिरिक्त यदि L लंबाई के किसी चालक पर एक समान विद्युत क्षेत्र E आरोपित कर दिया जाए तो इसके सिरों के बीच के विभवांतर का परिमाण EL होगा। आइए समझते हैं कि V बराबर EL से ओम का नियम किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। ओम का नियम कहता है कि V बराबर I रो L/A। यहाँ पर I/A को J से निरूपित करने पर यह समीकरण V बराबर J रो L हो जाती है। परंतु अभी हमने सीखा कि V बराबर EL होता है। यदि ये मान इस समीकरण में रख दिया जाए तो यह इस रूप में बदल जाएगी, EL बराबर J रो L। दोनों तरफ L को हटा देने पर हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा, E बराबर J रो। यह ओम के नियम को निरूपित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। इस समीकरण में हमारे पास दो सदिश राशियां हैं। एक सदिश राशि E है और दूसरी सदिश राशि धारा घनत्व J है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E एवं J की दिशा समान होती है। हम ओम के नियम को एक और प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। E बराबर J रो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि J बराबर सिग्मा E। यहाँ पर सिग्मा 1/रो के बराबर है और यह चालकता को निरूपित करता है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम दैनिक जीवन में काम आने वाली एक वस्तु पर नजर डालते चलते हैं। यहां आप एक मोबाइल चार्जर का चित्र देख सकते हैं। इसे ध्यान से देखने पर क्या आप इसमें इनपुट और आउटपुट धाराओं के मान देख पाएंगे? यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनपुट धारा 0.15 एम्पियर तथा आउटपुट धारा 0.7 एम्पियर है। इसी तरह आपके लिए काम है। आप यह खोजने की कोशिश कर सकते हैं कि विभिन्न उपकरणों में धाराओं के मूल्य क्या हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त धारा के विकास एवं उपयोग के इतिहास को पढ़ें और थॉमस अल्वा एडिसन एवं वोल्टा जैसे वैज्ञानिकों एवं विचारकों के योगदान को जानने का प्रयास करें। हम कुछ धातुओं की छवियों को देखेंगे और फिर हम यह उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सी धातु हमारे घरेलू उपकरणों में विद्युत प्रवाहित करने के लिए
पसंद की जाती है। पहली छवि आयरन की है और दूसरी छवि कॉपर या तांबे की है। आप सभी ने सही अनुमान लगाया होगा, इन दो धातुओं में हम कॉपर को पसंद करते हैं। उन भौतिक राशियों में से एक जो कॉपर को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाती है वह है प्रतिरोधकता। अब हम एक नई राशि अपवाह वेग से परिचित होंगे और उसके आधार पर प्रतिरोधकता के उद्गम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब एक धातु में एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो यह भारी आयनों के साथ टकराव का सामना करता है। टक्कर के बाद यह समान गति से लेकिन यादृच्छिक दिशाओं में चलना शुरू करता है। क्योंकि उनकी दिशाएं यादृच्छिक हैं, इस प्रकार यदि आईवे इलेक्ट्रॉन के वेग को हम vi से निरूपित करें और किसी संख्या n के सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत लें तो वह औसत हमें 0 प्राप्त होगा। अब उस स्थिति पर विचार करें जब एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे और त्वरण का मान इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है जो कहती है कि A बराबर माइनस ई बटे m। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण है और बड़ा E विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रहा है। किसी समय t पर आईवे इलेक्ट्रॉन के लिए हम समीकरण लिख सकते हैं Vi, ये बड़ा Vi है, बराबर छोटा vi ऋण EE बटे m। यह समीकरण हमें गति की पहली समीकरण को लगाने से प्राप्त होगा। यहां पे बड़ा Vi उस वेग को निरूपित करता है जो इलेक्ट्रॉन अगली टक्कर से पहले प्राप्त करेगा। इस इलेक्ट्रॉन आईवे इलेक्ट्रॉन को अगली टक्कर तक पहुंचने में लगा हुआ समय Ti है। इलेक्ट्रॉनों की टक्कर नियमित अंतराल पर नहीं होती बल्कि यादृच्छिक समय पर होती है। इसका अर्थ है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगला संघट्ट बहुत जल्दी कर सकता है जबकि किसी और इलेक्ट्रॉन को संघट्ट में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। यहां दो क्रमिक टक्करों के बीच के औसत समय को टॉ से निरूपित किया जाता है, अतः टॉ क्रमिक टक्करों के बीच का औसत समय है। इस प्रकार किसी दिए समय t पर n इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण का औसत लेने पर हमें औसत वेग Vd प्राप्त होता है। तो ये हमारी समीकरण है, कैपिटल Vi का औसत बराबर स्मॉल vi का औसत माइनस EETi का औसत बटे m। Vi के औसत को एक नई राशि Vd से निरूपित किया जाता है। स्मॉल vi का औसत 0 होता है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, तो इसे 0 के बराबर रख लेते हैं। माइनस EE टॉ, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि Ti का औसत समय टॉ से निरूपित किया जाता है, अतः यह समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग से चलना अपवाह कहलाता है। यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन यद्यपि त्वरित हैं फिर भी एक औसत वेग से गतिमान है जो समय पर निर्भर नहीं करता है। यह परिघटना अपवाह की है और यह समीकरण का वेग Vd अपवाह वेग कहलाता है। आइए जो दो नई राशियां हमने सीखी उनको एक बार परिभाषित कर लेते हैं। विश्रांति काल, दो क्रमिक टकरावों के बीच के बीते औसत समय को विश्रांति काल कहते हैं और इसे टॉ से निरूपित किया जाता है। दूसरी समीकरण अपवाह वेग की थी और चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं और यह Vd से निरूपित किया जाता है। अपवाह के कारण विद्युत क्षेत्र E के लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर A एक क्षेत्र है
जिसके अभिलंबवत आवेशों का परिगमन हो रहा है। आवेशों को इन वृत्तों से निरूपित किया गया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर है। किसी अत्यल्प समय डेल्टा टी में इस क्षेत्रफल A से VD गुणा डेल्टा टी दूरी पर स्थित सारे इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल को पार करके दाईं ओर चले जाएंगे। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाईं ओर जो प्रवाहित हो रहे हैं उसे Na गुणा VD का परिमाण गुणा डेल्टा टी से निरूपित किया जा सकता है। इस व्यंजक में A VD गुणा डेल्टा टी इसके आयतन को निरूपित करता है और N जो है वो है प्रति एकांक आयतन में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः दाईं ओर प्रवाहित कुल आवेश माइनस E VD का परिमाण गुणा डेल्टा टी हो जाएगा। यहां पर माइनस E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यह सारा आवेश विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित आवेश इसके ऋणात्मक के बराबर हो जाएगा और यह आवेश होगा Q बराबर प्लस E VD का परिमाण गुणा डेल्टा टी। इन दोनों समीकरणों के संयोग से हमें यह व्यंजक प्राप्त होता है। I गुणा डेल्टा टी बराबर E VD का परिमाण गुणा डेल्टा टी। परंतु VD का मान हमने व्यंजक पहले ही उत्पन्न किया था जो होता है VD बराबर E टॉ बटे m। यह मान इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का रूप इस तरह से चेंज हो जाएगा और यह बन जाएगी I डेल्टा टी बराबर n E स्क्वायर A E का परिमाण टॉ डेल्टा टी बटे m। इसे हम एक भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं जहां पर J का परिमाण धारा घनत्व के परिमाण को निरूपित कर रहा है। इस समीकरण में दोनों तरफ जो समान मान है यदि उन्हें हम हटा दें तो फिर ये समीकरण हमें J के परिमाण के लिए व्यंजक उत्पन्न करके देती है और जो है J का परिमाण बराबर NE स्क्वायर E का परिमाण टॉ बटे m। ओम के नियम के साथ इस समीकरण की तुलना करने पर हमें चालकता का व्यंजक प्राप्त होगा जो है चालकता बराबर n E का वर्ग टॉ बटे m। इस समीकरण से स्पष्ट है कि एक पदार्थ की उच्च n और उच्च टॉ के साथ उच्च चालकता होगी और उसे कनेक्शन तार बनाने के लिए पसंद किया जाएगा। सिल्वर और कॉपर दोनों इसके लिए उपयुक्त हैं, लेकिन कॉपर सस्ता होने के कारण पसंद किया जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है, तो यहां पर हम गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि गतिशीलता को परिभाषित करते हैं जिसे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए इसे म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है और म्यू बराबर VD का परिमाण बटे E, जहां E विद्युत क्षेत्र है। इसकी इकाई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है। हमने ओम के नियम के विभिन्न रूपों को जान लिया है। क्या ओम का नियम सभी पदार्थों के लिए सत्य है? यद्यपि ओम का नियम पदार्थों के एक बड़े वर्ग पर वैध पाया गया है, फिर भी ऐसे पदार्थ और उपकरण भी मौजूद हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसका पहला उदाहरण है जब V की I से आनुपातिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ दिखाई छवि में हम देख सकते हैं कि यद्यपि वक्र कम वोल्टेज के लिए एक सीधी रेखा है, लेकिन यह अधिक वोल्टेज के लिए सीधी रेखा नहीं है और इसका उदाहरण है उच्च वोल्टेज पर एक अच्छा सुचालक। V तथा I के मध्य संबंध V के चिन्ह पर भी निर्भर कर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कुछ V के लिए धारा I है तो V का परिमाण स्थिर रखकर इसकी दिशा बदलने पर विपरीत दिशा में
I के समान परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक डायोड। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के एक निश्चित मान के लिए धारा का एक निश्चित मान है, लेकिन यदि विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में आरोपित किया जाता है तो उसी विद्युत वाहक बल के लिए धारा का मान बहुत ही कम है। V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध भी नहीं हो सकता है, अर्थात उसी धारा I के लिए V के एक से अधिक मान हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस छवि में एक ही करंट के लिए विद्युत वाहक बल के एक से अधिक मान हैं, जो इन रेखाओं से निरूपित किए गए हैं। इस धारा पर विद्युत वाहक बल का एक मान यह है, जबकि इसी धारा पर विद्युत वाहक बल का एक मान हमें और मिल जाता है। इस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड है। आइए कुछ चालकों की प्रतिरोधकता पर एक नजर डालते हैं। यदि हम चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता को देखते हैं तो हम आसानी से पाते हैं कि सिल्वर की प्रतिरोधकता इन तीनों के बीच में कम है, इसलिए स्पष्ट रूप से यह सबसे अच्छा चालक है। लेकिन लागत कारक के कारण आमतौर पर कॉपर को प्राथमिकता दी जाती है, जो प्रतिरोधकता में सिल्वर के बहुत निकट है लेकिन बहुत सस्ता है। तालिका में उल्लिखित एक और पैरामीटर है। कॉलम 3 में हम प्रतिरोधकता के तापमान गुणांक को देख सकते हैं। यह मात्रा में हमें तापमान में हर इकाई परिवर्तन के लिए प्रति इकाई मूल प्रतिरोधकता में परिवर्तन के बारे में बताता है। यह स्पष्ट है कि नाइक्रोम और मैग्नीन में बहुत कम तापमान गुणांक है, अतः इसकी प्रतिरोधकता तापमान से लगभग स्वतंत्र है और इसीलिए उन्हें मानक प्रतिरोध बनाने के लिए पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं अर्धचालकों की। हम देख सकते हैं कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता कहीं अधिक है, परंतु यह तापमान बढ़ाने पर घटती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ कुचालकों पर। तो आप देख सकते हैं कि कुचालकों की प्रतिरोधकता अत्यधिक है। यही कारण है कि वे धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते। प्रतिरोध कई विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अभिन्न अंग है। व्यावसायिक रूप से उत्पादित प्रतिरोधक दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक तार से बने प्रतिरोधक, ये कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम या मैग्नीन से बने होते हैं और उनकी सीमा 1 ओम से कुछ 100 ओम तक हो सकती है। दूसरे कार्बन प्रतिरोधक हैं। ये दृढ़ और सस्ती हैं और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रतिरोधक आकार में बहुत छोटे होते हैं और बहुत उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप एक प्रतिरोधक देख सकते हैं जो कि एक कार्बन का प्रतिरोधक है। चूंकि प्रतिरोधक आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रतिरोधों का मूल्य विभिन्न रंग की पट्टियों से दिया जाता है। आइए सीखते हैं कि कैसे इन पट्टियों से हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। पहले दो रंग प्रतिरोध के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि तीसरा रंग दशमलव गुणक का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा रंग सह्यता का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोधक दिया गया है जिसमें 4 पट्टियां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहली 2 पट्टियां प्रतिरोधक का मान बताएंगी, तीसरी पट्टी गुणक बताएगी और चौथी पट्टी इस बारे में बताएगी कि सह्यता कितनी है। तो पहली पट्टी पीली है, पीली पट्टी के सामने का अंक 4 है। दूसरी पट्टी बैंगनी जिसके सामने का अंक 7 है। अतः ये दोनों पट्टियां अंक 47 को निरूपित कर रही हैं, जबकि तीसरी पट्टी जो भूरी है वो गुणक को निरूपित करेगी और हम देख सकते हैं कि भूरी पट्टी के सामने गुणक 10 की घात 1 है। अतः प्रतिरोधक का मान 47 गुणा 10 की घात 1 हो गया। अब बात आती है चौथी पट्टी की जो सुनहरी है। चौथी पट्टी हमें बताती है
कि जो मान हमने निकाला है उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है। यह अंक 5 को निरूपित करता है और अंक 5 का अर्थ है कि इस प्रकार परिकलित मान में 5% की गलती की संभावना है। अतः इस स्थिति में हमारा उत्तर हुआ 470 धन ऋण 5% ओम। अच्छा, अब आपके विचार करने के लिए एक प्रश्न है। यदि हम एक बल्ब फिलामेंट के प्रतिरोध का मापन करें और फिर चमकते समय इसके प्रतिरोध की गणना करें तो दोनों के मूल्यों में भारी अंतर पाएंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये जानने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूं। तो खोजते रहिए और विषय का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।